जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने पूरे इतिहास का एक फाउंडेशन तैयार किया था और फाउंडेशन आपको इस फॉर्मेट के रूप में अर्थात इस डायमेंशन के रूप में मिल जाएगा। आप उसको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डली हुई है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास से प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्राचीन काल और उसके बाद मध्यकाल पढ़ेंगे। तो चलिए आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियां क्यों आ रही हैं? ये विदेशी कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के माध्यम से आ रही हैं, तो इनको समझते हैं। इनको समझने से पहले हम कुछ मानचित्र की स्थिति को समझते हैं। यह है हमारा उत्तर अमेरिका, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये अपना अफ्रीका, यूरोप और एशिया। ठीक है, इन स्थितियों को समझते हैं। बात प्राचीन काल से हमारे देश से व्यापार होता रहा है, यूरोपीय व्यापारियों का इस एशिया महाद्वीप के इस देश भारत से व्यापार होता रहा है। बात है सन 1453 की, जब इस तुर्क के क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण होता है। अरबों के आक्रमण से यहाँ के जो व्यापारी हैं इन यूरोपीय व्यापारियों को बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक टैक्स में इनको जो वस्तुएं हैं वो अधिक मूल्य पर देते थे। तो क्या होता है कि ये यूरोपीय व्यापारी जो हैं वो अपनी सरकार से मांग करते हैं कि हम इतने मूल्य में व्यापार नहीं दे सकते। तो इनकी सरकारें कहती हैं कि तुम कहीं और रास्ता खोजो जिसके माध्यम से हम भारत से व्यापार कर सकें, क्योंकि उनको मसाला की बहुत ज़रूरत थी। जब यूरोप में आधुनिकीकरण चल रहा था, अर्थात आधुनिक काल था, तब हमारे भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। उस समय जब भारत में अकबर रहते हैं तो यूरोपीय व्यापार अकबर के समय तो नहीं आ पाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब यूरोप में आधुनिकीकरण चलता है और हमारे भारत में मध्यकाल का समय रहता है, तो उस समय की स्थिति को समझते हैं कि जब यूरोपीय व्यापारी अपनी सरकार से मांग करते हैं कि हम भारत से व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत से व्यापार करना चाहते हैं तो वो यहाँ से तो वो निकल नहीं सकते, क्योंकि पहले ये अपना पाकिस्तान, ये अपना अफ़गानिस्तान, ये अपना ईरान, ये अपना इराक, इन क्षेत्रों से अपना व्यापार होता था ज़मीनी मार्ग से यहाँ से व्यापार होता था। और ये अपना है रोम, इटली की राजधानी है रोम। तो ये अपना पूरा रोमन साम्राज्य था। तो ये रोमन साम्राज्य के व्यापारी जो हैं वो इस पर एकाधिकार बनाए हुए थे। इनको अत्यधिक टैक्स में इनको माल देते थे, तो वो इस माल को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अत्यधिक माल में कौन खरीदेगा। तो क्या होता है कि यूरोपीय व्यापारी अपनी सरकार से मांग करते हैं, तो इनमें सबसे पहला कदम जो उठाते हैं वो अपने पुर्तगाल के एक व्यक्ति बार्थोलोमो डियाज 1487 में बार्थोलोमो डियाज सबसे पहले बार्थोलोमो डियाज भारत की खोज के लिए, अर्थात भारतीय समुद्री मार्ग की खोज के लिए इस अफ्रीका के किनारे और यहाँ पर अफ्रीका के कोने पर नीचे पहुँचते हैं। इसे हम केप ऑफ गुड होप का नाम देते हैं। तो यहाँ पर पहुँचते हैं 1487 में। यहाँ पहुँचते हैं तो इनको भारत की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वह पुनः वापस लौट जाते हैं 1488 में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आगे बात बढ़ती है। दूसरा कदम हमारे जो पुर्तगाल के ऊपर अपना स्पेन है, तो स्पेन का कोलंबस जाता है तो सीधा वो अमेरिका की तरफ निकल पड़ता है 1492 में। तो 1492 में क्या होता है, 1492 में स्पेन का कोलंबस। ठीक है, इस डेट को बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना, क्योंकि ये डेट आती है। 1492 में स्पेन का कोलंबस अमेरिका की समुद्री मार्ग की खोज कर बैठता है। इसके बाद अगला जो कदम उठाते हैं वो अपने यूरोप के पुर्तगाल के व्यापारी वास्को ड गामा निकलते हैं जुलाई 1497 में निकलते हैं।
जराऊ से संतानों से निकलते हैं और अब 10 महीने में वो अपनी पूरी भारत तक की दूरी तय कर लेते हैं। 7 मई 1498 7 मई 1498 को वो भारत के समुद्री तट के कालीकट पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी जमहूरियत शासक से मुलाकात होती है। जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ उनकी अब्दुल मजीद से मुलाकात होती है। किससे? अब्दुल मजीद। ये कौन है भाई? अब्दुल मजीद गुजरात के दरअसल एक व्यापारी हैं जो यहाँ पर से व्यापार करते रहते थे। तो जब वास्को ड गामा यहाँ आए तो इनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने यहाँ तक उनको पहुँचा दिया। ठीक है, वो मसाले के व्यापार के उद्देश्य से आए थे। जब वास्को ड गामा भारत आ रहे थे तो 4 जहाज़ के साथ आए थे। कितने? 4 जहाज़ के साथ आए थे। तो साथियों क्या हुआ, इन 4 जहाज़ में 2 जहाज़ क्रैश हो गए और 2 जहाज़ अपने सलामत सही तरीके से पहुंच गए, क्योंकि तूफ़ान की वजह से ऐसा अक्सर हो जाता है। 170 यात्री साथ में आए थे, जिसमें से वाली 56 ही जिन्ना बच पाए, बाकी के 114 ख़त्म हो गए। तो समझें इस बात को। जब वास्को ड गामा 1498 में वास्को ड गामा 7 मई 1498 को वास्को ड गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर लेते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है यूरोपीय कंपनियों का एक क्रमशः आगमन। ठीक है, तो 100 साल तक और अन्य यूरोपीय कंपनी नहीं आ पाती। आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो अब समझने का प्रयास करते हैं। जब वास्को ड गामा 1498 में और वह पुनः वापस लौट जाते हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। ठीक है, उसके बाद पुनः 1500 में वास्को ड गामा नहीं बल्कि पेड्रो अल्वारेज कैबल आते हैं और भारत से व्यापार करके पुनः वापस लौट जाते हैं। इनके साथ में अपने बार्थोलोम्यू डियाज भी आते हैं। बार्थोलोम्यू डियाज, ये दोनों साथ आते हैं और भारत से व्यापार करके चले जाते हैं। पुनः क्या होता है कि वास्को ड गामा अपनी पहली बार जब आए थे तो यह पुनः फिर आते हैं 1502 में। पुनः वास्को ड गामा भारत से व्यापार करने के लिए आते हैं। किसका? मसाला का व्यापार करने के लिए आते हैं। तो क्या होता है कि जब पुनः वास्को ड गामा भारत आते हैं तो 1503 में यह अपने जो कालीकट बंदरगाह है, यहाँ पर एक फैक्ट्री खोलते हैं इसके पास में कोचीन में 1503 में। तो इनकी पहली फैक्ट्री का नाम है कोचीन। ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने खोली थी 1505 में कूनूर में। तो आप इसको ध्यान में रखना, 1503 में कोचीन में और 1505 में कूनूर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी। तो उससे पहले समझते हैं कि जब वास्को ड गामा जैसे कि विदेशी व्यापारी आते थे भारत, तो वो कौन सी चीज़ से व्यापार करते थे? पहले पैसा तो नहीं चलता था कि इसकी करेंसी या इसकी करेंसी मैच खाती हो या कोई बैंक वगैरह हो, तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन वो यहाँ से वस्तु लाते थे और यहाँ से भी वस्तु ला जाते थे, तो इसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। उसके माध्यम से व्यापार होता था। तो समझ लेते हैं कि वास्को ड गामा किस चीज़ के माध्यम से व्यापार करते हैं। तो देखिए, समझते हैं इस बात को। वास्को ड गामा किस चीज़ से व्यापार करते हैं? देखो, वास्को ड गामा आलू के माध्यम से, मिर्च और कई प्रकार के सोना चांदी ऐसी चीज़ों से भी, आलू है, मिर्च है, अपनी जिसे हम कहते हैं मक्का है, आलू है, मिर्च है, मक्का है, इन चीज़ों के माध्यम से व्यापार करते थे। तंबाकू है, इन चीज़ों से क्या करते थे? व्यापार करते थे। ये चीज़ें लाते थे और भारत से मसाला लेकर जाते थे। फिर क्या होता है कि अब चूँकि वास्को ड गामा जब आए भारत, तो इसके बाद सरकारी, चूँकि एक जो अपनी पुर्तगाली जो कंपनी थी, यह एक सरकारी कंपनी थी। कैसी थी? सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी थी, इसलिए इस कंपनी का एक नाम याद रखना आप। इसकी स्थापना 1498 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो
द इंडिया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। पुर्तगालियों की क्या देन रही है, उन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। पुर्तगालियों की देन रही है 1556 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस और इनकी जो देन रही है एक गोथिक शैली होती है, गोथिक शैली। ये गोथिक शैली क्या होती है कि मंदिर जो होते हैं अपने इस प्रकार के, तो ये इस टाइप में होती है इनकी गोथिक शैली। इस टाइप में आप देख लेना, ये मंदिर में बना हुआ है इस प्रकार से, तो इस प्रकार की इनकी गोथिक शैली होती है। तो चलिए समझते हैं, इनके कुछ गवर्नर आए थे जो तीन चार गवर्नर हैं, तो उनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब 1502 में वास्को डी गामा आते हैं, 1503 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी कोचीन में खोली थी, 1505 में दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में खोली थी। उसी समय 1505 से अपने पहले जो गवर्नर हैं वो अपने आते हैं अल्मीडा। कौन आते हैं? अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की क्या देन रही? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या क्या किया? इसके समय एक पद्धति चलाई गई जिसे हम ब्लू बॉटम पॉलिसी कहते हैं। ब्लू बॉटम पॉलिसी ये क्या है? ये समुद्र नीला पानी नीति है। क्या होता था कि जो भारत के क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में ये लुटेरे थे, तो क्या करते थे कि ये जहाज़ से जब व्यापार करते थे कोई भी अन्य जहाज़ को नहीं आने देते, उनसे टैक्स लेता, जैसे हम कहते हैं कार्टेज आर्मेडा पद्धति। कार्टेज आर्मेडा पद्धति, ठीक है। कार्टेज आर्मेडा पद्धति के तहत इनसे व्यापार लेते थे, यह एक टैक्स के रूप में होता था। क्या होता था कि जब व्यापारी जब व्यापार करते थे, क्योंकि इनका एकाधिकार हो चुका था, भले ही ये भारत है, भारत के मुगल शासक अकबर से भी इन्होंने टैक्स लिया था, ठीक है। इसके समय ब्लू बॉटम पॉलिसी चलती है, कार्टेज आर्मेडा पद्धति चलती है। इन दोनों चीज़ों को अपने अच्छे से तरह से ध्यान रखना, ठीक है। अपने अगले गवर्नर जो आते हैं 1509 में, 1509 में इनका नाम है अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनका नाम याद रखना। इनकी क्या देर रही है? 1509 में ये आती है, तो 1510 में इनके आने के बाद पहले इनकी जो राजधानी थी वो कोचीन थी, बाद में इनकी राजधानी गोवा बनती है। गोवा कैसे बनती है? 1510 में क्या होता है? 1510 में गोवा को राजधानी बनाई जाती है। गोवा राजधानी कैसे बनती है? इस गोवा को राजधानी बनाने से पहले जब जमुनन शासक से वास्को डी गामा की मुलाकात हुई तो उसके महल को भी लूट लिया, और 1510 में इस गोवा के क्षेत्र पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। जो बीजापुर के शासक आदिल शाह से थे उससे छीनकर इस क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है। अल्बुकर्क को पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाते हैं। पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, अर्थात कि जो पुर्तगाली कंपनी है वो स्थायी रूप से अल्बुकर्क ने ही बसाई थी। स्थायी रूप से इसने बसाई थी क्योंकि उसने गोवा को राजधानी बना ली थी और इनको वर्चस्व भी स्थापित हो गया था। इसने अल्बुकर्क ने जो पुर्तगाली व्यापारी थे या पुर्तगाली जो लोग थे उनको भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत में एक अपनी बस्ती की स्थापना कर ले। देखो, तो ये इन्होंने क्या किया? भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय महिलाओं से शादी के लिए प्रेरित किया, ठीक है। अब क्या होता है 1511 में, 1510 तक की बात निपटती है, उसके बाद क्या था 1511 में समझते हैं इस बात को। आप इन चीज़ों को नोट करते जाना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। इसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक की वीडियो क्रमशः डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो समझिए 1511 के आसपास ये मलक्का की जो खाड़ी जो आपने देखी होगी, मलक्का खाड़ी इंडोनेशिया के क्षेत्र में पड़ती है, सिंगापुर के पास पड़ती है। फारस की खाड़ी जो अपनी दुबई का क्षेत्र जहाँ जाते हैं वहाँ पड़ती है। इन क्षेत्रों पे भी अपना अधिकार कर लेते हैं। तो मलक्का फारस की खाड़ी 1511 से 15 के आसपास में ये मलक्का फारस की खाड़ी पर अपना क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। अब अगले गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं।
अपना जो अगला गवर्नर आता है नीनो डी कूना, गवर्नर नंबर फर्स्ट, सेकंड गवर्नर, और अपना अगला जो गवर्नर आता है थर्ड गवर्नर। तीसरे गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। ये अपना है, चूँकि ये तीसरा नहीं है, इससे पहले भी और आए थे, तो एक गवर्नर इससे मोस्ट है, मतलब एक महत्वपूर्ण है, इसने बहुत अच्छा काम करवाया था इनके क्षेत्र में, इनके कहने से या इनके क्षेत्र में। तो ये गवर्नर का नाम है नीनो डी कूना, नीनो डी कूना। नीनो डी कूना की क्या देर रही पुर्तगालियों के लिए? नीनो डी कूना ने दरअसल गोवा को राजधानी इन्होंने 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था। गोवा को जीता। दरअसल 1530 में गोवा को राजधानी नीनो डी कूना ने बनाई थी। गोवा को राजधानी नीनो डी कूना ने बनाई थी। भूल हो जाती है दोस्तों, क्या होता है कि ऐसा होता रहता है अक्सर, ठीक है। 1542 में पुर्तगाली वास्तविकता में ईसाई के मिशनरियों पर ध्यान देते, अर्थात ईसाईकरण पर इन्होंने बल दिया। मसाला के व्यापार से आए थे। जो भारत था हमारा, भारत के इस मालावर तट पर, ये अपना मालावर तट है, इस मालावर तट पर इन्होंने मसाला के व्यापार पर एकाधिकार किया। मसाला व्यापार, ये अपना मालावर तट है, मलावर तट है, तो ये अपना मलावर तट है। इस क्षेत्र पर इन्होंने व्यापार किया है, एकाधिकार किया, ठीक है। 1542 में डिसूजा के समय, किसके समय? डियूजा कहते हैं इसे, डियूजा के समय, 1542 में डियूजा के समय अपने जेवियर साहब आते हैं। ये कौन है? ये ईसाई मिशनरी हैं, अर्थात ईसाईकरण के पर बल देने के लिए आ रहे हैं। ये जेवियर जो आते हैं, ये जॉन थर्ड और पोप, जॉन थर्ड और पोप वहाँ के मंत्री और अपने वहाँ के मुख्यमंत्री जो अपने राजा हैं और मंत्री हैं, उनकी सहायता से आते हैं। पुर्तगाली जेवियर आते हैं और ये भारत आते हुए और जापान, चीन आते हुए वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। 1542 के बाद 1661 की बहुत अच्छी घटना आपको याद रखना है। 1661 में क्या होता है? पुर्तगाली राजकुमारी हेनरी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी हो जाती है चार्ल्स द्वितीय के साथ। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की चार्ल्स द्वितीय एक ब्रिटिश राजकुमार थे, एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, ठीक है। क्योंकि 1600 तक ब्रिटिश कंपनी आ चुकी थी और जो पुर्तगाली कैथरीन है और चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश राजकुमार, इनकी शादी हो जाती है, तो इनको बम्बई दहेज में दिया जाता है। कौन सा? ये बम्बई, जो आज का जो बम्बई है, ये दहेज में इनको दिया जाता है। दहेज में दिया, किसने दिया? पुर्तगालियों ने दिया, ठीक है। बम्बई को जो दहेज में दिया था वो अपना 10 पाउंड में दिया था। कितना? 10 पाउंड में दिया था। अब क्या होता है कि पुर्तगाली ज़्यादातर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाते हैं और इनसे एक संधि होती है। मैड्रिड की संधि के पश्चात पुर्तगाली और ब्रिटिशों का संपर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ से पुर्तगाली व्यापारी अपना ज़्यादा वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो कंपनी है वो ज़्यादा इस पर अपना उग्र रूप ले लेती है, भारत को अपना उपनिवेश बना लेती है। तो बस इनके क्षेत्र में इतना ही बहुत है। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना, इनकी जो देन रही, इनकी क्या क्या डेट्स रही, उनको ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस पूरे क्षेत्र का या इस पूरे टॉपिक का आपको इस फॉर्मेट में दे दिया जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो कैसा टॉपिक आया आपको समझ में? अगली वीडियो हम आपको अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना दोस्तों, पढ़ाई बहुत मन से करना, क्योंकि पढ़ाई करने से हमारी ज़िंदगी सफल हो सकती है। वो कहते हैं कि इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा और ज्ञान की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।